आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेज पोर्ट्रेट ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैथमेटिका कोड। तो देख लेंगे कि मैथमेटिका में किस तरह हम फेज पोर्ट्रेट प्लॉट करते हैं, कौन सा कोड है जो अप्लाई करके तो मैथमेटिका में फेज पोर्ट्रेट उसके लिए ड्रा करते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस x प्राइम इज इक्वल टू ax। सपोज हमारे पास ये लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। x प्राइम का मतलब यहाँ पे ये x सिंपल नहीं बल्कि x वेक्टर है, यानी अगर हमारे पास टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो तो x प्राइम से यहाँ पे मीनिंग होगा x1 प्राइम और x2 प्राइम। इसी तरह x यहाँ पे ये भी वेक्टर है, इसको भी हम इसी तरह वेक्टर फॉर्म में x1 और x2 रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स फेज पोर्ट्रेट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ इट्स सॉल्यूशंस, यानी जो इस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो फेज पोर्ट्रेट है वो क्या होता है, वो उसके सॉल्यूशंस का रिप्रेजेंटेटिव सेट होता है, उसके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि किस तरह उसके सॉल्यूशंस बिहेव कर रहे हैं या कैसे उसके सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं। प्लॉटेड एज पैरामीट्रिक कर्व्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन, उसके जो पैरामीट्रिक कर्व्स हैं उनको प्लॉट किया जाता है कार्टेशियन प्लेन में, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ ईच पार्टिकुलर सॉल्यूशन x1 x2, जो यानी कोई एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है x1 ऑफ t x2 ऑफ t, कोई उसका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसका कोई पाथ एक ट्रेस कर रहा होता है, यानी वो पाथ को कोई पार्टिकुलर पाथ को इंडिकेट कर रहा होता है। सिमिलर टू अ डायरेक्शन फील्ड की तरह फेज पोर्ट्रेट इज अ ग्राफिकल टूल टू विजुलाइज हाउ द सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बिहेव इन द लॉन्ग रन। यानी जिस तरह डायरेक्शन फील्ड में हमने देखा था कि डायरेक्शन फील्ड हम एक एक पॉइंट पे जब वो टेंजेंट वेक्टर ड्रा करते जाते हैं तो वो हमें कुछ थोड़ा सा स्केच देता है कि इसके सॉल्यूशन किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये फेज पोर्ट्रेट है ये भी सॉल्यूशंस का हमें बता रहा होता है कि सॉल्यूशंस किस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो फेज पोर्ट्रेट बेसिकली क्या है कि वो लाइंस होती हैं जो हमें बता रही होती हैं, वही जो सॉल्यूशंस की लाइंस हम ड्रा कर रहे होते हैं वो हमें बता रही होती हैं कि सॉल्यूशंस कैसे कैसे लॉन्ग रन में, यानी जब टी दूसरे डायनामिकल सिस्टम में जिस तरह हम टी ले रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर वो सॉल्यूशंस को कैसे बिहेव करेंगे, किसी पॉइंट को अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें फेज पोर्ट्रेट में हम देखेंगे। In this context, the Cartesian plane where the phase portrait resides is called a phase plane। तो दो कार्टेशियन प्लेन जिसमें ये फेज पोर्ट्रेट लाई करता है उसको हम कहते हैं फेज प्लेन कहते हैं। The parametric curve traced by the solutions are sometimes also called their trajectories। तो जो पैरामीट्रिक कर्व्स हैं जो इस तरह सॉल्यूशंस से बनाई जाती हैं या जिसके सॉल्यूशंस बनाए जा रहे होते हैं, जो सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रेजेक्ट्रीज हैं। सॉल्यूशन कर्व्स भी होती हैं, वही वो पैरामीट्रिक कर्व्स भी होती हैं, वही ट्रेजेक्ट्रीज भी होती हैं, यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में वही जो सॉल्यूशन हैं वो पाथ इंडिकेट कर रहे होते हैं कि सॉल्यूशन इस तरह के होंगे। Remark, it is quite labor intensive but it is impossible to sketch the phase portrait by hand without first having to solve the system of equations। यानी ये बहुत ज़्यादा लेबर का काम है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लेबर का काम है कि आज से हम फेज पोर्ट्रेट ड्रा करें सिस्टम के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए कि कौन सा फेज पोर्ट्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट लाइक अ डायरेक्शन फील्ड अ फेज पोर्ट्रेट कैन बी अ टूल टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर्स ऑफ सिस्टम सॉल्यूशन। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डायरेक्शन फील्ड हमें हेल्प करता है कि उसके हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं फाइंड करते लेकिन वो सिस्टम के सॉल्यूशन के बिहेवियर को शो कर रही होती है, इसी तरह ये जो फेज पोर्ट्रेट है ये भी सिस्टम के सॉल्यूशंस के बिहेवियर को शो कर रहा होता है कि सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेंगे। सॉल्यूशन आया कि किसी पॉइंट पे जा के कन्वर्ज कर जाएंगे या सॉल्यूशन वो डाइवर्ज कर रहे होते हैं किसी पॉइंट से, या जो भी उनकी डायरेक्शन जैसा भी उनका बिहेवियर होगा वो फेज पोर्ट्रेट शो कर रहा होगा। टू डू सो वी ड्रा ग्रिड ऑफ द फेज प्लेन। इसके लिए हम क्या करते हैं कि फेज प्लेन में ग्रिड ड्रा करते हैं, देन एट ईच पॉइंट
ग्रिड पॉइंट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो वो जो जितने में ग्रिड पॉइंट कोई एक होता है जो अल्फ़ा बीटा, उस पे वी कैन कैलकुलेट द सोल्यूशन ट्रेजेक्ट्रीज, वी कैन कैलकुलेट द सोल्यूशन ट्रेजेक्ट्रीज इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द पॉइंट। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो ट्रेजेक्ट्रीज है उसमें जो कोई भी अगर वो पॉइंट कोई ट्रेजेक्ट्री कोई यानी मूव कर रहा है, अगर कोई हम पाथ को देखते हैं कि कोई पार्टिकल समझे या कोई पॉइंट मूव कर रहा है, तो किसी पे वो जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस हम डायरेक्शन उस लम्हे हम देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी बाय यूजिंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू कंप्यूट द वेलोसिटी वेक्टर एक्स प्राइम, यानी उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है उस पॉइंट पे जो बन रहा है उसको हम यूज़ करके तो हम देख सकते हैं कि ये उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, नेमली प्लग इन एक्स इक्वल अल्फ़ा बीटा टू कंप्यूट एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स, यानी ये जो पॉइंट है एक्स अल्फ़ा बीटा इसको हम यूज़ करके तो वो कंप्यूट करते हैं पूरा सिस्टम एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स, कोई भी पॉइंट लेके तो हम ये करते हैं कि उसमें से जो कर्व पास कर रही होती है हम देखते हैं कि वो कर्व आगे कैसे बिहेव कर रही है या पूरी ट्रेजेक्ट्रीज कैसे बिहेव कर रही हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में ये क्या लिखा हुआ एक्स प्राइम इक्वल टू -2x वाई प्राइम इक्वल टू x - 4y, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो लीनियर सिस्टम लीनियर होमोजीनियस का मतलब यही होता है सिस्टम का कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखें अब यहाँ पे देखें तो x0 y0 इसको सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लीनियर होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो जब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करते हैं तो वो भी हमारे पास ऑरिजिन ही आता है, यानी इसका जो होमोजीनियस सिस्टम है जो ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस सिस्टम है, हमेशा उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है या कांस्टेंट सॉल्यूशन है वो ऑरिजिन होता है। तो इस सिस्टम के लिए ये ऑरिजिन है और इस सिस्टम के लिए ये फेज पोर्ट्रेट दिया गया है। इस फेज पोर्ट्रेट में ये जो डॉट्स दिए गए हैं ये डॉट्स इनिशियल पॉइंट्स हैं, यानी कि वो जिस तरह हमने एग्जिस्टेंस थ्योरी में पढ़ा था कि एक पॉइंट से x0 y0 पॉइंट से एक यूनिक कर्व पास कर रही है। तो अगर आप देखें तो हर देखें कि हर डॉट में से जो जो पॉइंट हम ले रहे हैं उसमें से एक यूनिक कर्व पास कर रही है। तो ये सारी अब इस फेज पोर्ट्रेट के लिए अगर हम देखें तो देखें जो जितनी भी कर्व्स हैं जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो सारी जाके तो ऑरिजिन पे मिल रही है। ये जो पॉइंट है आप देखें तो ये ऑरिजिन है, इधर से इधर देखें ये 0 है इसका और वर्टिकली ये 0 है, ये x 0 है और ये y 0 है। तो ये जितनी भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं इसकी ये 0 पे जाके कन्वर्ज कर रही हैं। तो इस तरह ये फेज पोर्ट्रेट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका कि इस सिस्टम के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं सारे वो सॉल्यूशन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो 0 0 उसको जाके कन्वर्ज करते हैं। अब एक और सिस्टम है जी x प्राइम इक्वल टू x y प्राइम इक्वल टू -y। अब इस सिस्टम के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो भी ट्रेजेक्ट्रीज हैं ये ट्रेजेक्ट्रीज अब इस तरह हर क्वाड्रेंट में अलग अलग हैं, लेकिन ये किसी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करती बल्कि ये इसी तरह हर क्वाड्रेंट में ये ऊपर से आ रही हैं और फिर अवे जा रही हैं, ये किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच नहीं कर रही इसकी। तो ये फेज पोर्ट्रेट है सिस्टम का x प्राइम इक्वल टू x y प्राइम इक्वल टू -y। इसी तरह ये एक और एग्जांपल देखें जिसमें स्टार लाइक ट्रेजेक्ट्रीज इसकी बनी हुई है। ये सिस्टम है x प्राइम इक्वल टू -x y प्राइम इक्वल टू -y। अब इस सिस्टम के लिए ये फेज पोर्ट्रेट दिया गया है और इस फेज पोर्ट्रेट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इसकी जो सॉल्यूशंस होंगे वो इसी तरह स्ट्रेट लाइंस बन रही होंगी और वो उस एक पॉइंट को इसको कन्वर्ज कर रही हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो x प्राइम इक्वल टू -x प्लस y प्राइम इक्वल टू -y। अब इसके लिए इस सिस्टम के लिए इस तरह ये ट्रेजेक्ट्री दी गई हैं, ये सॉल्यूशन कर्व्स इस तरह बन रही हैं इसकी कि अगर इसका फेज पोर्ट्रेट देखें तो इधर से यानी सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं और इधर ये 0 0 पॉइंट है ऑरिजिन से पास करते हुए तो इधर चले जाते हैं जी। इस टाइप की ये कर्व्स बन रही हैं इस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए।
अब ये एक और सिस्टम है जी, एक्स प्राइम इज इक्वल टू 3y, वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इस लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इस टाइप का ये फेज पोर्ट्रेट इसका बन रहा है, यानी इसमें जो ट्रेजेक्ट्रीज है वो इन टर्म्स ऑफ एलिप्स बन रही है। आप देखें यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं ये एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर पॉइंट से एक ये एलिप्स पास कर रही है, तो ये जो इसका जो फेज पोर्ट्रेट है वो इन टर्म्स ऑफ एलिप्स बन रहा है। ये आगे हम देखेंगे ये एलिप्स और ये सारे जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है उनका क्या मीनिंग होता है नहीं कंसेप्ट। आप इसमें देखें तो ये एक स्पाइरल बन रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस 8y, वाई प्राइम इज इक्वल टू 8x प्लस वाई। अब इस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये इसका फेज पोर्ट्रेट ये है। अब फेज पोर्ट्रेट आप देखें तो ये स्पाइरल की फॉर्म में है, इसके स्पाइरल इसमें बन रहे हैं इस तरह। अब इधर अगर देखें तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस 2y माइनस 1, वाई प्राइम इक्वल 2x माइनस 3y माइनस 3। अब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्यों है, इसमें देखें कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, x 0 y 0 पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। और इस नॉन होमोजीनियस लेकिन ये लीनियर सिस्टम है, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y वो लीनियरली इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी पावर 1 है। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए ये देखें फेज पोर्ट्रेट ये इस टाइप का बन रहा है। अब इसी तरह ये एक और एग्जांपल है नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6y प्लस 8, वाई प्राइम इज इक्वल टू 8x प्लस 4y माइनस 12। इसके लिए अगर आप देखें तो ये इसी तरह स्पाइरल बन रही है इसके इस सॉल्यूशन कर्व के। इसका मतलब है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो इस तरह बिहेव करेंगे और ये देखें कि ऑरिजिन से ये निकलते जा रहे हैं और इस तरह ये कर्व बनती जा रही है। अब आगे इसके लिए जी मैथमेटिका कोड्स हैं कि मैथमेटिका में हम कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं इन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये हमारे पास वेक्टर प्लॉट और ये सारी ब्रैकेट्स इस तरह लिखी हुई हैं, ये सारी जब हम कमांड देंगे इसको तो ये हमारे पास ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्राइम इक्वल माइनस 2x, वाई प्राइम इक्वल एक्स माइनस 4y। इसके लिए ये हमारे पास है मैथमेटिका कोड इस तरह लिखेंगे। जब इस तरह लिखेंगे तो स्ट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे 15 है, ये स्ट्रीम स्टाइल है, ब्लैक लाइन होंगी, ये सारी ये कमांड जब इसमें देंगे तो हमारे पास आप देखें तो ये इस तरह का ये सिस्टम बन जाएगा। ये इस टाइप की हमें कर्व्स मिलेंगी। इसके लिए मैथमेटिका में ये कमांड लिख के आप चेक कर सकते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे एक्स माइनस वाई, ये सिस्टम के लिए एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वाई, वाई प्राइम इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। ये अब नॉन लीनियर एक सिस्टम हमने लिया है। तो नॉन लीनियर सिस्टम को इसी तरह मैथमेटिका में जब ये कमांड सारी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए ये सारी कमांड अप्लाई करने के बाद इसके जो फेज पोर्ट्रेट है वो इस टाइप का बनेगा। अब उसके बाद है हम इसी फेज पोर्ट्रेट को हम मैथमेटिकल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि फेज पोर्ट्रेट उधर किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा होता है या वो क्या शो कर रहा होता है। मैथमेटिकल बायोलॉजी में सबसे पहले तो जो मोस्ट जनरल मॉडल होता है या सिंपल जो मॉडल लेते हैं ये MSEIR। अब M यहाँ पे क्या है, M कहते हैं कि वो क्लास है जिसमें पैसिवली इम्यून इंडिविजुअल्स हैं। पैसिवली इम्यून इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि जब किसी इंडिविजुअल की बर्थ होती है या और को तो एट द टाइम ऑफ बर्थ वो उसमें एक जो है एंटीबॉडीज़ ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हुए होते हैं, जनरेट हुए होते हैं जो उसको इम्यूनिटी देते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं बीमारियों से। तो वो कुछ अरसे के लिए पैसिवली इम्यून होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो वो फिर जो है जो पैसिवली इम्यून है बाय बर्थ वो पैसिवली इम्यून होते हैं, लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद वो ससेप्टेबल क्लास में चले जाते हैं। तो ससेप्टेबल वो क्लास है जिनमें जिन इंडिविजुअल्स को बीमारी लग सकती है वो बीमारी कैच कर सकते हैं। एक्सपोज्ड आगे फिर जो ससेप्टेबल जब को बीमारी कैच कर लेते हैं
तो वो एक्सपोज्ड क्लास में चले जाते हैं। एक्सपोज्ड क्लास हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड में जो होते हैं, जब किसी के इंडिविजुअल के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया चला जाता है तो वो पहले वायरस या बैक्टीरिया अपने आप को डेवलप करता है। तो जब तक वो फुली डेवलप नहीं होता उसमें ना तो सिम्टम ज़ाहिर होते हैं ना वो आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उस दौरान वो जो इंडिविजुअल है वो एक्सपोज्ड क्लास में रहता है। फिर उसके बाद जब वो सिम्टम ज़ाहिर हो जाते हैं और बीमारी फैलाना शुरू कर देता है तो वो एक्सपोज से आगे इन्फेक्शस क्लास में चला जाता है। फिर इन्फेक्शस क्लास में सारे वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बीमारी फैला रहे होते हैं और सिम्टम्स भी उनके ज़ाहिर हुए होते हैं। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद या वैसे कुछ नेचुरल इम्यूनिटी से वो दोबारा रिकवर्ड क्लास में चले जाते हैं इंडिविजुअल। तो इस तरह ये MSEIR मॉडल इस तरह हम देख सकते हैं। आगे क्लासिक एपिडेमिक मॉडल, जो सिंपल और क्लासिक एपिडेमिक मॉडल है वो हम देखते हैं जी। द क्लासिक एपिडेमिक मॉडल इज़ द SIR मॉडल बाय द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जो सिंपल मॉडल है वो SIR मॉडल एपिडेमिक में, जिसमें ये 3 क्लासेस हैं, ससेप्टेबल, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड। तो ससेप्टेबल से ये -β/IS/N जो है वो मूव करके इसमें I में आ रहे हैं, यानी बीटा जो है वो एडिक्वेट कंटैक्ट रेट का मतलब इफेक्चुअल कंटैक्ट रेट है कि इंडिविजुअल जो है वो ससेप्टेबल और इन्फेक्शियस आपस में कंटैक्ट करते हैं और बहुत दफ़ा कंटैक्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा कंटैक्ट करके जब ससेप्टेबल इन्फेक्शियस से कंटैक्ट करें तो आगे वो लाजमी बीमारी फैलेगी। आगे वो हो सकता है तो 10 दफ़ा कंटैक्ट करें या 5 दफ़ा कंटैक्ट करें, तो कोई 1-2 दफ़ा बीच में जो कंटैक्ट करें तो उससे वो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो, तो फिर वो हम इफेक्चुअल कंटैक्ट ले रहे हैं या एडिक्वेट कंटैक्ट रेट, यानी ये वो कंटैक्ट्स हैं जो बीमारी जिनसे बीमारी फैल रही है और इनकी ये इनिशियल कंडीशंस हैं। और ये जो होते हैं हमारे पास जितने भी एपिडेमिक मॉडल्स हैं इस तरह के सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इनिशियल कंडीशंस उसके लिए कुछ ना कुछ होती हैं। तो जहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन S of 0 = S0, I of 0 = I0, R of 0 = R0। अब ये जो इनिशियल कंडीशन है ये हमारे उस डिज़ीज़ के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि किस डिज़ को ये मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं, किस डिज़ीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। सपोज़ मैं अगर इसी मॉडल को कोविड पे अप्लाई करना चाहूँ तो ये जो इनिशियल कंडीशंस है ये हमें बता रही होंगी कि सपोज़ अगर हम उससे इस ईयर के जून से उसका डाटा लेके उसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं तो S of 0 = S0, ये वो ससेप्टेबल होंगे इंडिविजुअल जो 1 जून को जितने ससेप्टेबल होंगे। और I of 0 I0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो जितने 1 जून को इन्फेक्शियस इंडिविजुअल से वो हमारी I0 हो जाएगा। और इसी तरह 1 जून को जितने भी रिकवर्ड से वो सारे R0 हो जाएंगे। Where S of t, I of t and R of t are the numbers in these classes, so that Si plus R is equal to N, यानी इनका जो सम है वो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। This SIR model is a special case of MSEIR model in figure 1। ये जो SIR मॉडल है ये उसका स्पेशल केस है क्योंकि इसमें ना तो M क्लास ली गई है जो पैसिवली इम्यून इंडिविजुअल्स हैं और ना इसमें एक्सपोज्ड क्लास ली गई है जिससे ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो जिनमें जो इंक्यूबेशन पीरियड में है। डिवाइडिंग द इक्वेशन 2.1 बाय द कांस्टेंट टोटल पॉपुलेशन साइज एंड यील्ड्स। जैसे अगर 2.1 को हम n से इधर डिवाइड करते हैं, 1/n इधर भी कर देते हैं, इधर भी 1/n कर देते हैं और सपोज करते हैं कि S/n स्मॉल s के इक्वल है, कैपिटल I/n स्मॉल i के इक्वल है और कैपिटल R/n स्मॉल r के इक्वल है। तो जब वो सपोज करते हैं तो इस तरह करके तो हम इसको हम कहते हैं डायमेंशन लेस फॉर्म। और किसी भी प्रॉब्लम को डायमेंशन लेस प्रॉब्लम में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, डायमेंशन लेस प्रॉब्लम में हम किसी भी जो डायमेंशनल प्रॉब्लम होता है उसको डायमेंशन लेस प्रॉब्लम में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि हम उनकी डायमेंशन ख़त्म कर देते हैं तो प्योर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन जाता है। तो फिर हमें उसकी डायमेंशन का केयर किए बगैर हम उसकी कंप्यूटेशन कर लेते हैं। तो इसको ये हम डायमेंशन लेस प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ds/dt = -βIS, di/dt = βIS - γi। और यहाँ पे r जो है वो
टोटल पॉपुलेशन जब भी हम डायमेंशन लेस प्रॉब्लम है उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्योंकि n से डिवाइड करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन जो है फिर n/n वो 1 हो जाती है। तो जब 1 हो जाती है टोटल पॉपुलेशन तो इधर हमने R क्लास ओमिट कर दिया, R क्लास को ख़त्म कर दिया, क्योंकि R हम सिंपली इस तरह 1 - s - i से भी लिख सकते हैं, वेयर s i एंड r आर द फ्रैक्शंस इन द क्लासेस, और ये फिर फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये 1 टोटल इनकी पॉपुलेशन जब बन जाती है तो ये उसका कुछ पार्ट होगा। सपोज s जो है वो 0.2 हो जाएंगे, i या 0.7 इसको कह दें, i 0.2 हो जाएंगे, r 0.1 हो जाएंगे, लेकिन ये 1 की कोई फ्रैक्शन में होंगे। द ट्रायंगल t इन द SI फेज प्लेन इज गिवन बाय, तो इसके लिए जो हमारे पास इन 3 वेरिएबल्स के लिए ये जो फेज प्लेन बनेगी, ये फेज प्लेन हमारे पास इस तरह बनेगी कि टोटल पॉपुलेशन जो s + i इनका सम टोटल से जो है ना वो लेस हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इज़ पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट। तो इसके लिए ये सेट पॉजिटिवली इनवेरिएंट है। पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें सॉल्यूशंस कहीं से भी स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन उसी सेट के अंदर रहें, कभी भी सॉल्यूशन उस सेट को ना छोड़े, उस सेट के अंदर ही सारे सॉल्यूशन लें, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट। जिस तरह हम पीछे कह रहे थे ये जो कर्व्स बना रहे थे फेज पोर्ट्रेट में, यानी किसी भी सॉल्यूशन को पकड़ ले तो वो सॉल्यूशन t इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर जाए तो वो उसकी वैल्यू किसी एक ख़ास सेट के अंदर ही रहे, तो फिर हम कहते हैं कि उसको हम सेट को हम कहते हैं पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट। So that the model is mathematically and epidemiologically well posed। तो इस तरह ये जो मॉडल है ये मैथमेटिकली भी और epidemiologically भी वेल पोज्ड हो गया। हैज़ द कंटैक्ट नंबर हमारा वही होता है जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है, यानी नंबर ऑफ इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स इन नंबर ऑफ इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ individual produced by an infectious individual in a completely susceptible population। तो वो कंटैक्ट नंबर इसका बीटा ओवर गैमा ये आ जाएगा, ये उसके लिए ये अलग पूरा मेथड है नेक्स्ट जनरेशन मैट्रिक्स मेथड, उससे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इज द कंटैक्ट रेट बीटा पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज इन्फेक्शियस पीरियड 1 ओवर गैमा, यानी जो इसका कंटैक्ट नंबर है इस सिंपल मॉडल के लिए वो क्या आ रहा है कि बीटा कंटैक्ट रेट को एवरेज जो इसका इन्फेक्शियस पीरियड है, अब एवरेज इन्फेक्शियस पीरियड 1 ओवर गैमा क्यों हो रहे हैं, आप देखें गैमा वो रेट है जिस रेट से वो रिकवरी में जा रहे हैं, तो जिस रेट से किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा होता है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो उतना टाइम होता है जितना उस क्लास के अंदर रहते हैं। तो गैमा रेट से अगर इन्फेक्शियस से रिकवरी में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि गैमा 1 ओवर गैमा वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे वो उस क्लास में रहते हैं। सो इट हैज़ द प्रॉपर interpretation as the average number of adequate contacts of a typical infective during the infectious period, यानी ये जो contact number है इसको properly interpret इस तरह करते हैं कि average number of adequate contacts के एवरेज नंबर ऑफ एडिक्वेट कंटैक्ट्स जो हैं ड्यूरिंग द इन्फेक्शियस पीरियड जितने होते हैं वो हमारा कंटैक्ट नंबर होता है। एडिक्वेट कंटैक्ट जिस तरह मैंने पहले बता दिया, इफेक्चुअल कंटैक्ट्स यानी कि बहुत सारे कंटैक्ट करेंगे लेकिन वो कंटैक्ट सिर्फ काउंट किए जाते हैं जिससे वायरस फैल रहा है। अब इसके लिए ये फेज़ पोर्ट्रेट है जी SI मॉडल के लिए, ये जो हमारा SI मॉडल है इसको फेज़ पोर्ट्रेट ये बनाया गया। अब देखें जिस तरह मैंने पहले बताया था टोटल पॉपुलेशन 1 है तो S जो है वो वेरी करेगा 0 से 1 तक और I भी वेरी करेगा 0 से 1 तक, लेकिन 1 से आगे कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 हमारी मैक्सिमम है, इसमें टोटल 1 है, तो ये इसका डिफरेंट सॉल्यूशंस का ये बिहेवियर है। अब एक चेक कर लेते हैं, आप देखें अगर यहाँ से कोई कर्व देखते हैं, अब यहाँ पे आप देखें तो ये ससेप्टेबल 0.6 है, यानी कि 1 में से 0.6 ससेप्टेबल अगर हम लें और तो फिर क्या होगा कि ये 0.6 ससेप्टेबल है और बाकी यानी 0.4 जो है वो इन्फेक्शियस है। तो फिर क्या करेंगे कि ये कर्व ऐसे इंक्रीज़ करती जाएगी। इसका मतलब ये है कि टाइम गुजरने के साथ साथ इन्फेक्शियस बढ़ते जाएंगे और एक टाइम पे ये पीक पे पहुंच जाएंगे फिर उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और फिर इन्फेक्शियस ख़त्म हो जाएंगे, सारे ही ससेप्टेबल रह जाएंगे। इसी तरह अगर ये ले लेते हैं, ये को पॉइंट ले लेते हैं, अब इसमें देखें तो इधर अगर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो जो लाइन आएगी वो ससेप्टेबल की है, इसका मतलब है इतने ससेप्टेबल है। और ये जो लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल जो है ये इन्फेक्शियस हैं, जो इसका मतलब ये है कि ससेप्टेबल इसकी इतनी फ्रैक्शन होगी और इन्फेक्शियस की इसकी इतनी फ्रैक्शन होगी, और वो दोनों फ्रैक्शन ये पॉइंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इतने ससेप्टेबल हूँ और इतने इन्फेक्शियस हूँ तो ये कर्व हमें बता रही है कि फिर इन्फेक्शियस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। कुछ देर तो वो कुछ कांस्टेंट रहेंगे, इतनी यानी सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं आएगी उसमें, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और होते होते आखिर में सारे इन्फेक्शियस ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगे और ससेप्टेबल सारे बन जाएंगे। और ये सारे एक यहाँ पे एक कॉमन सी बात ये सोचने वाली है कि ये सारी ही जो कर्व्स है या सारे जो सॉल्यूशंस है वो उनमें इन्फेक्शन ज़ीरो को क्यों अप्रोच कर रहे हैं। तो ज़ीरो को इस वजह से अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें इस मॉडल में, तो इस मॉडल में यानी ससेप्टेबल से इन्फेक्शंस में जा रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा इन्फेक्शन रहने के बाद इन्फेक्शन से रिमूव हो रहे हैं सारे, यानी वो रिकवर हो रहे हैं। तो जब अल्टीमेटली वो सारे रिकवर हो जाएंगे तो इन्फेक्शंस में तो ज़ीरो रह जाएंगे। इसलिए ये इसकी जो सारी कर्व्स हैं वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही हैं कि इन्फेक्शंस के अंदर अल्टीमेटली जो है वो इन्फेक्शंस नहीं रहेंगे, वो सारे मूव करके रिकवरी क्लास में चले जाएंगे। ये हमारा एक कोई टिपिकल इसका ग्राफ है एस और आई का, कि जिसमें ससेप्टेबल जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ करते करते फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि ये कांस्टेंट लेवल को अप्रोच कर जाएंगे, कांस्टेंट नंबर को अप्रोच कर जाएंगे, फिर इनमें ये रिडक्शन या इंक्रीमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इन्फेक्शियस यहाँ से पहले इंक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ होते होते इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम इन्फेक्शियस पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद इन्फेक्शियस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे और करते करते आखिर में ये टाइम इन डेज में 25 दिन लिखा हुआ है, तो ये इसके लिए ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगे। तो ये जो 25 दिन है ये कोविड का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, जिस तरह सपोज फ्लू है, जो सीजनल फ्लू है, तो वो चंद दिनों के लिए ही होता है, तो उसके लिए ये इसका मतलब है कि ये ग्राफ वो उसको बेस्ट शो कर सकता है कि 25 एक दिनों में कि ये एपिडेमिक आई, फिर पीक पे पहुंच गई, फिर उसके बाद वो ज़ीरो को अप्रोच कर गए सारे इन्फेक्शंस।